हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टडी ऑफ गैस लॉज। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ गैसेस की गैसेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं और उनका बिहेवियर क्या होता है और क्यों होता है, ये सब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो गैसेस की प्रॉपर्टीज के बारे में तो आप शायद पिछली क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, लेकिन शायद आप अभी तक केवल उनको रटते होंगे और आपको ये नहीं आइडिया होगा कि क्यों गैसेस का ऐसा बिहेवियर होता है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि गैसेस जैसा भी बिहेव करती हैं उसके पीछे रीजन क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसे सबसे पहले आ जाते हैं हम शेप और वॉल्यूम के बारे में। तो आपको पता है कि गैसेस का कोई भी डेफिनेट शेप या कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। जिस कंटेनर में आप गैस को रखोगे, गैस उसी का शेप और उसी का वॉल्यूम एक्वायर कर लेती है। अब हर प्रॉपर्टी के पीछे हम रीजन जानेंगे कि ऐसा होता क्यों है, क्यों गैसेस का शेप और वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता है। तो जैसे कि आपने किसी भी गैस को एक कंटेनर में रखा है, तो आपको गैसेस की दो प्रॉपर्टीज के बारे में ध्यान रखना है कि गैसेस के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरैक्शन होता है, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। इसका मतलब एक गैस का मॉलिक्यूल दूसरे गैस के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा ही नहीं अपनी तरफ। और जब वो एक दूसरे को होल्ड नहीं कर सकते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा कि जिस गैस के मॉलिक्यूल का मन कर रहा है जिधर जाने का, वो उधर ही जाएगा। तो एक गैस का मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, दूसरा उधर जा रहा है, क्योंकि उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है नहीं। तो गैसेस मॉलिक्यूल्स ऐसे ही रैंडम मोशन में रहेंगे हमेशा। तो गैसेस मॉलिक्यूल इसी तरह, यही रीजन है अगर इसको एक छोटे में रखो, एक छोटे से ट्यूब में रखो, तो उसमें भी गैसेस मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। और अगर आप उसको ओपन कर दो तो जो गैसेस मॉलिक्यूल्स वो पूरे एक रूम में भी फैल सकते हैं। तो उसका रीजन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। और क्योंकि अट्रैक्शन नहीं होता है तो गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली इधर उधर भागते रहते हैं। और अगर मॉलिक्यूल्स इधर उधर रैंडमली भागते रहेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि शेप भी डेफिनेट नहीं होगा गैसेस का और नहीं उनका वॉल्यूम डेफिनेट होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं प्रेशर की, कि आपको ये चीज भी पता है कि आप किसी भी कंटेनर में अगर गैस को रखते हो तो गैस एक प्रेशर एक्सर्ट करती है उस पर्टिकुलर कंटेनर पे। तो मान लेते हैं मैंने गैस को रखा है किसी भी कंटेनर में। आपको पता है प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स बाय एरिया। तो अगर गैसेस मॉलिक्यूल्स फोर्स एक्सर्ट करेंगे किसी गिवन एरिया में तो वो प्रेशर भी एक्सर्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन में रहते हैं। अब इसकी वजह से जब गैसेस मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली मोशन में हैं तो क्या होगा, वो एक दूसरे से टकराएंगे, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराएंगे। साथ ही साथ जिस कंटेनर में रखा है उस कंटेनर की वॉल से भी मॉलिक्यूल्स टकराएंगे। अब एक या दो या चार या 100 या 1000 मॉलिक्यूल्स तो यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो 10⁻20 30 के टर्म्स में होते हैं। तो बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होते हैं। तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स जब किसी भी कंटेनर की वॉल से टकराएंगे तो क्या होगा, वो फोर्स एक्सर्ट करेंगे, फोर्स लगेगा तो उसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो अगर आपको पूछा जाए कि ऐसा क्यों होता है कि जो गैस होती है वो किसी भी कंटेनर पे प्रेशर क्यों एक्सर्ट करती है, तो उसका रीजन क्या है कि जो कंटिन्यूअस बॉम्बार्डमेंट होती है गैसियस मॉलिक्यूल्स की किसी भी कंटेनर की वॉल पे, उसकी वजह से जो गैस होती है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है उस पर्टिकुलर कंटेनर पे। तो शायद आपको ये बात भी अब समझ में आ गई होगी, बहुत ही समझना। अब बात करते हैं हम तीसरी चीज की, जो कि है डेंसिटी। तो जो डेंसिटी होती है किसी भी गैस की, डेंसिटी का आपको फॉर्मूला पता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। अब क्योंकि आपको अभी मैंने बताया कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो तो ना के बराबर होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। अब क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर रहते हैं तो अगर आपने किसी कंटेनर में गैस को रखा भी है तो मॉलिक्यूल्स तो बहुत दूर रहेंगे। तो क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं तो इसकी वजह से उस कंटेनर में जो गैस की क्वांटिटी होगी, जो मास होगा गैस का, वो बहुत कम होगा।
और वॉल्यूम तो काफ़ी ज़्यादा ही है उसका, तो मास कम है और वॉल्यूम उसका ज़्यादा है, तो डेंसिटी डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होगा, तो डेंसिटी क्या होगी, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। वो जो पर्टिकुलर टर्म होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो इस वजह से इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। तो अगर आपको पूछा जाए कि डेंसिटी कम होने का रीज़न क्या है, तो डेंसिटी कम होने का रीज़न है बहुत ज़्यादा इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होना गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो इतना ज़्यादा स्पेस होने की वजह से किसी पर्टिकुलर रीजन में, किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में बहुत कम गैस आ पाती है, तो मास क्या होगा गैस का, बहुत कम हो जाता है, तो डेंसिटी भी कम होगी। नेक्स्ट आता है आपके पास डिफ्यूजन। सबसे पहले हमको यह समझना है कि डिफ्यूजन होता क्या है। तो अगर आपने किसी भी कंटेनर में दो पार्ट किए हुए हैं और मान लेते हैं एक गैस ए है और दूसरे पार्ट में गैस बी है, तो गैस ए के मॉलिक्यूल्स इधर होंगे, गैस बी के मॉलिक्यूल्स इधर होंगे। मान लेते हैं आपने पार्टीशन हटा दिया, किसी तरीके से आपने पार्टीशन दोनों गैसेस के बीच में हटा दिया, तो होता क्या है कि गैस ए के मॉलिक्यूल्स इधर जाना शुरू हो जाएंगे और गैस बी के मॉलिक्यूल्स उधर जाना शुरू हो जाएंगे, जब तक कि वो एक दूसरे से अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते हैं, और तब तक ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है कि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो इधर ए के मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, इधर कम था, तो ए के मॉलिक्यूल्स इधर जाएंगे। बी के मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन इधर ज़्यादा था, उधर कम था, तो बी के मॉलिक्यूल्स उधर जाएंगे, और इसकी वजह से गैसेस जो होते हैं एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है वही, रीज़न क्या है, डिफ्यूजन होता क्यों है गैसेस में। तो आपको पता है एक तो गैसेस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं, वो फ्रीली मूव करते हैं, रैंडम मोशन में रहते हैं, कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है। और दूसरा रीजन क्या है कि जो स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है गैसेस में, वो बहुत ज्यादा होता है। अब इतना हाई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होने की वजह से एक कर रहा है इधर उधर, जगह भी है उसके मूव करने के लिए, तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ये मॉलिक्यूल्स उधर भागेंगे, ये मॉलिक्यूल्स इधर भागेंगे, वो इधर उधर मूव करते रहेंगे और वो बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो डिफ्यूजन का भी रीजन आपको समझ में आ गया। अब बात आती है कंप्रेसिबिलिटी की। तो सबसे पहले कंप्रेसिबिलिटी का मतलब समझ लेते हैं कि कोई भी सब्सटेंस कंप्रेसिबल कब होता है। तो अगर आप किसी भी सब्सटेंस पे प्रेशर एक्सर्ट करते हो और प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से वो कंप्रेस हो जाता है, यानी कि उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, हाईली कंप्रेसिबल है। अगर आप प्रेशर एक्सर्ट करते हो और प्रेशर एक्सर्ट करने से उसके वॉल्यूम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो डिक्रीज होता ही नहीं है, तो आप क्या कहोगे कि ये बिल्कुल भी कंप्रेसिबल नहीं है। तो गैसेस क्या होती हैं, गैसेस बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं। मतलब ये कि आप किसी भी गैस पे अगर प्रेशर एक्सर्ट करोगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। अगेन क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा होता क्यों है, गैसेस कंप्रेसिबल है क्यों। तो देखिए एक सिंपल सी चीज़ है, आपको पता है कि गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब इस ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की वजह से क्या होता है कि अगर आप प्रेशर एक्सर्ट करोगे तो प्रेशर एक्सर्ट करने से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, तो मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, क्योंकि बहुत दूर थे, आपने प्रेशर एक्सर्ट किया तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स पास आएंगे, और मॉलिक्यूल्स पास आए तो उससे क्या होगा, गैस का वॉल्यूम अपने आप ही डिक्रीज होता जाएगा। तो जैसे जैसे आप प्रेशर एक्सर्ट करते जाओगे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आते जाएंगे और वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा, और इसीलिए गैसेस क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं। लेकिन अगर आप बात करते हो सॉलिड्स और लिक्विड्स की, तो सॉलिड्स और लिक्विड्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि सॉलिड्स और लिक्विड्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, वहाँ पे मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के। अब अगर आप प्रेशर एक्सर्ट करोगे तो और कहाँ क्लोज जाएंगे, वो ऑलरेडी क्लोज हैं एक दूसरे के, तो इससे ज़्यादा क्लोज तो जाएंगे नहीं। तो अगर क्लोज ऑलरेडी हैं और इससे ज़्यादा क्लोज हो नहीं सकते, तो आप कितना भी प्रेशर एक्सर्ट करो कंप्रेस तो होने से रहे हो, क्योंकि वॉल्यूम अब इससे ज़्यादा डिक्रीज नहीं हो सकता है। तो इस वजह से सॉलिड्स या लिक्विड्स कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, जबकि जो गैसेस होते हैं वो बहुत हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे किसी भी प्रॉपर्टी की हम बात करें उसके दो मेन रीजंस आ रहे हैं। एक तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो ना के बराबर है, और दूसरा जो रीजन आ रहा है वो स्पेस का आ रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उम्मीद है कि आप प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में रीजन पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है, वाई गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल और वाई गैसेज मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द कंटेनर, वॉल ऑफ द कंटेनर। सिमिलरली डेंसिटी भी पूछ सकता है कि इनकी डेंसिटी लो क्यों होती है। तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी।
अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं, वो है मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस एंड देयर यूनिट्स। तो मेजरेबल प्रॉपर्टीज जो हैं गैस की कौन कौन सी हैं जिन्होंने आगे काम आना है, और उनकी यूनिट्स क्या क्या होती हैं। तो वैसे तो यूनिट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेशर की। तो प्रेशर एक प्रॉपर्टी है, प्रेशर। तो प्रेशर की जो यूनिट होती है वो होती है पास्कल, एसआई यूनिट होती है प्रेशर की पास्कल, इतना आप ध्यान रखिए। अब और भी यूनिट्स होती हैं जैसे बार। तो रिलेशनशिप क्या होती है, 1 बार इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल। इसके अलावा और भी यूनिट्स होती हैं किसकी, प्रेशर की, जैसे एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 एटीएम इक्वल टू होता है 1.013 बार। उसके अलावा एक और यूनिट होती है दैट इज मिलीमीटर ऑफ Hg। तो 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm ऑफ मर्क्यूरी Hg। तो 760 मिलीमीटर को आप 76 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, दोनों सेम है। उसी तरीके से एक और यूनिट होती है 1 टॉर। तो 1 टॉर इक्वल टू होता है 1 mm ऑफ Hg। तो 1 मिलीमीटर ऑफ Hg को हम टॉर भी कहते हैं। तो आप देख सकते हो पास्कल एक यूनिट ऑलरेडी है, उसके अलावा हमारे पास कितनी सारी यूनिट्स हैं, बार, एटीएम, मिलीमीटर ऑफ Hg, टॉर वगैरह वगैरह। तो ये सारी यूनिट्स हैं किसकी, सिर्फ एक क्वांटिटी की, और वो है प्रेशर। तो ये यूनिट्स आपको ध्यान में रखनी है, उनके बीच में रिलेशनशिप आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम दूसरी क्वांटिटी की जिसका नाम है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के बारे में भी आप ऑलरेडी जानते हो बहुत अच्छे से कि वॉल्यूम होता क्या है। तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है, किसी भी सब्सटेंस का जो वॉल्यूम होता है, उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर क्यूब। क्या होती है, मीटर क्यूब। अब देखिए जो रिलेशनशिप होती है वॉल्यूम की इस यूनिट में, तो 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर के बराबर। तो आपको ध्यान रखना है जो लीटर है वो भी क्या है, वॉल्यूम की यूनिट है। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या है, 1000 लीटर। अच्छा, इस लीटर को हम एक और यूनिट से जानते हैं, लीटर को हम बोलते हैं डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब, तो 1 लीटर इक्वल टू आप 1 डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो, या 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो, दोनों सेम चीजें हैं। अब अगर बात करें 1 लीटर, तो 1 लीटर इक्वल टू एक और चीज होती है दैट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक और यूनिट आ गई सेंटीमीटर क्यूब। उसी तरीके से जो सेंटीमीटर क्यूब होता है उसको एक और नाम से जानते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है या 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर दोनों सेम चीज होती हैं, लीटर और डेसीमीटर क्यूब दोनों सेम चीज होती हैं। तो आपको ये यूनिट जो है वॉल्यूम की वो याद रखनी है। एक और इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है, एक और इंपॉर्टेंट मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बारे में भी हम देख लेते हैं कि टेम्परेचर को हम कैसे मेजर करते हैं। तो सबसे पहले टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है केल्विन। एसआई यूनिट टेम्परेचर की होती है केल्विन। अब केल्विन और बाकी टेम्परेचर के जो यूनिट्स होती हैं उनमें रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले केल्विन में जो रिलेशनशिप होती है, तो केल्विन इक्वल टू क्या होता है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो डिग्री सेल्सियस में अगर आप 273 ऐड कर दोगे तो आपको टेम्परेचर मिल जाएगा किसमें, केल्विन में। उसी तरीके से एक और स्केल होता है दैट इज फ़ारेनहाइट स्केल। तो फ़ारेनहाइट स्केल क्या होता है, तो टेम्परेचर अगर आप मेजर करना चाहते हो फ़ारेनहाइट में तो कितना हो जाएगा, 9/5 × C + 32। तो ये हो गया टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में। तो आप किसी भी स्केल में कन्वर्ट कर सकते हो टेम्परेचर को। तो ये कुछ प्रॉपर्टी गैसेस की थी और ये कुछ इंपॉर्टेंट मेजरेबल प्रॉपर्टीज थी जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि आगे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जैसी प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमारे बहुत काम आने वाली हैं। तो इन यूनिट्स को ध्यान में रखिए क्योंकि ये काफ़ी आगे तक आपकी हेल्प करने वाली हैं। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।